सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेसेस, तो हमको पहले जानना होगा कि आखिर लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। जैसा कि लाइफ प्रोसेसेस, इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, लाइफ और प्रोसेसेस। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस की मीनिंग है, ये इन्हीं दोनों टर्म से रिलेटेड है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये उन प्रोसेसेस को इंडिकेट करता है जो हमारे लाइफ को मेंटेन करते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के कह रहे हैं कि वो लिविंग है, तो हम उनके अंदर कुछ प्रोसेसेस यानी कि कुछ प्रक्रिया को देखते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ वो लिविंग है। तो इन प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में हम लोग। पहले तो मैंने बताया जो चैप्टर का नेम है हमें उसे समझना होगा, इसलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने बताया आपको कि लाइफ प्रोसेसेस उन प्रोसेसेस को इंडिकेट करते हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन करते हैं। अब एक प्रोसेस तो हमारे लाइफ को मेंटेन करेगा नहीं, ढेर सारे प्रोसेसेस मिलके हमें बताएंगे कि हम लिविंग है, हमारी लाइफ को मेंटेन करेंगे। इसलिए यहाँ जो चैप्टर का नेम है वो है प्रोसेसेस, नॉट प्रोसेस। प्रोसेस होगा तो एक प्रक्रिया होगी, लेकिन हमें लिविंग करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रक्रिया चल रही हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। इसलिए आपके चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन क्या है हम जान लेते हैं। दोज प्रोसेसेस which together maintain the life is called as life processes। जैसे कि मैंने आपको डिफिनेशन को पहले ही समझा दिया था, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे लाइफ को मेंटेन करती हैं, बताती हैं कि हम लिविंग हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं ये हम लोग जान लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में पहला जो प्रोसेस आता है वो आता है न्यूट्रिशन। आपको जान लेना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होगा बॉडी में तो जानेंगे वो क्या लिविंग है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये हमारे कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो इस चैप्टर में हमको इन्हीं कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। और जो लाइफ प्रोसेस होती हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। तो हम लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ प्रोसेसेस बताए जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि लाइफ प्रोसेस है, उसमें से पहला जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, डिफरेंट वे, कैसे कैसे वे में होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है पहले से जान लेते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं यानी खाना खाते हैं, और खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो हम अगर कोई भी फूड को इनहेल कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो हम लोग उसे बोलेंगे न्यूट्रिशन। और कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड इसीलिए खाता है कि उसे एनर्जी मिले। बाय द वे टेस्ट एक अलग चीज है, क्योंकि हमारे पास 10 टैटरी रिसेप्टर्स हैं, इसलिए हमको टेस्ट का पता चलता है। वरना प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हर एक भोजन का या हर एक फूड का टेस्ट पता चले। तो हमारा जो मेन मोटो होता है न्यूट्रिशन का, वो होता है एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। न्यूट्रिशन होता है द
intake of food and its utilization for energy is called as nutrition। जैसे कि अब मैंने डिफिनीशन लिखा है, क्या है, द इनहेलेशन ऑफ फूड, यानी कि अगर हम इंटेक कर रहे हैं, फूड को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम फूड को अंदर ले रहे हैं और उसे यूटिलाइज करके उससे एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी के लिए हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, क्योंकि एक लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। न्यूट्रिशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग हैं और प्लांट्स हैं और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और होते हैं, तो वो सभी अपना फूड, हमें जैसे हम लोग अपना फूड कंज्यूम करते हैं, उन सबका फूड का पाने का तरीका यानी कि लेने का तरीका अलग अलग होता है। सब लोग एक जैसा फूड कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, सिंपल सब्सटेंसेस से फूड बनाते हैं और वो सिंपल फूड रहता है उनका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं और उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके तब एनर्जी बनाते हैं। तो हम लोग का तरीका अलग है, लेकिन हमें न्यूट्रिशन का मोटो क्या है, एनर्जी। एनर्जी चाहिए दोनों सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन सबका तरीका अलग होता है न्यूट्रिशन करने का। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन का तरीका कैसा होता है, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन समझने से पहले हमको समझ लेना चाहिए कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप्स के। न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप्स का। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है और एनिमल में कौन सा न्यूट्रिशन होता है। ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया, ये होता है 2 टाइप्स का। पहला तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। न्यूट्रिशन में तो दोनों जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ही कंज्यूम करेगा और एनर्जी ही बनाएगा, लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ऑटो मीन स्वयं होता है, तो अपना अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड, सेल्फ फूड जो होता है, खुद का खाना खुद से प्रिपेयर करेगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, और उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसा केवल ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका डिफिनीशन होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the green plants and some bacteria prepare their own food। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और अगर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो उसका डिफिनीशन होगा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
in which the organisms are dependent on other organisms for food for food हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक का उल्टा होता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग बींग्स आते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब मैंने बताया आपको कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स आती हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। जो प्लांट ग्रीन नहीं है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो नहीं करेंगे, तो इसलिए अगर कहीं भी आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट दिखता है तो आप समझ जाइए कि वो ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है, क्योंकि जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उनका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये जानना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा अपने भोजन के लिए। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि हम हेटेरोट्रॉफिक हैं या ऑटोट्रॉफिक? हम अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं? तो हम लोग अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हम अपना खाना चाहे तो प्लांट से लेंगे चाहे तो एनिमल से। हम सब्जियां खाते हैं तो वो प्लांट होते हैं, और अगर कोई मीट खाता है या फिर कुछ और सब्सटेंस मीट वगैरह खाता है तो वो एनिमल पे डिपेंड है। तो हम लोग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं। हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है मैंने बता दिया कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आखिर होता क्या है ये जान लेते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो प्लांट्स होंगे वो कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करेंगे और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे बाय अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप इसके पिछले कई क्लासेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़े होंगे। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड होता है। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब जब वो खाना बनाएंगे वो सिंपल होता है, तो उसमें उन्हें कोई भी डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो भी खाना बनाएंगे वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। लेकिन क्या सारा जो ग्लूकोज है, सारी जो एनर्जी बनी है वो तुरंत यूज हो जाती है? अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाता है या ग्लूकोज बच जाता है तो वो लोग उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा जो था वो न्यूट्रिशन इन प्लांट था। हम लोग पहले जान लेते हैं कि इस प्रोसेस में कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। पहला है प्लांट यूजेस, आपको इन बातों को ध्यान रखना है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। प्लांट यूजेस सम सिंपल inorganic substances like CO2, that means carbon dioxide, and water for nutrition by the process of
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया वही लिखा है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि जो प्लांट होता है अगर उसका जो ग्लूकोज है वो कुछ बच जाता है, जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज बना तो तुरंत सारा यूज हो जाएगा, अगर बच गया तो वो उसको स्टोर कर लेगा और अगर बाद में उसको उसका जरूरत पड़ा तो उसको ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिर से यूज करेगा। यानी कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज is stored in plants in the form of starch। अब जब आपने ये पॉइंट देखा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अगर प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है तो जरूरी ये भी नहीं है कि एनिमल्स में भी तुरंत एनर्जी यूज हो जाती है तुरंत, तो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम बता दूं यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज is stored in animals in the form of glycogen। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म में स्टोर करेंगे वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जो स्टार्च है एंड जो ग्लाइकोजन है ये दोनों के दोनों एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर बाद में जरूरत पड़ती है तो इनको तोड़ के इनको ब्रेक डाउन कर करके तब हम फिर से ग्लूकोज बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इसको डीपली पढ़ना है हमको। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में और बैक्टीरिया में, जो मैंने आपको पहले बताया, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। आप फोटोसिंथेसिस पढ़े उससे पहले आपको ये दोनों टाइप समझना होगा, तब आपको डीपली समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझना है कि जो हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो मैंने बताया था इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपना खाना खुद बनाएगा। तो क्या अपना खाना खुद बनाने के लिए वो हमेशा फोटोसिंथेसिस ही करेगा? नहीं। फोटोट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। आप अभी से पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो क्यों नहीं होता। ये पहला जो होता है वो होता है फोटोट्रॉफिक। अब फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको लाइट का यूज होगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करके आप फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। जबकि जो दूसरा टाइप है वो है कीमोट्रॉफिक। अब आपको कीमोट्रॉफिक क्या होता है ये जान लीजिए। कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफिक एनिमल होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो चाहे तो फोटोसिंथेसिस करके बनाएंगे, चाहे वो केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके बनाएंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन वो लाइट का यूज नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। और आपको एग्जांपल इसमें जान लेना है, सल्फर बैक्टीरिया का एक मेन एग्जांपल है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। कीमोट्रॉफिक में केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यूजेस सनलाइट। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर लिख दे, यूजेस सनलाइट।
अब जितने भी नॉर्मल प्लांट्स हैं जो सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, सब इसी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आ जाएंगे। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, इट यूजेस केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप। अब आप समझ गए ना कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स का होता है, जो पहला हो गया फोटोट्रॉफिक और दूसरा हो गया कीमोट्रॉफिक। अब हम पढ़ने वाले हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि मेनली होता है, क्योंकि बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो मेन रोल जो प्ले करता है वो होता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जिससे हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस। हम लोग नहीं करते, प्लांट्स करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं जो ग्रीन होते हैं, जो ग्रीन होते हैं। तो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है किसी भी प्लांट में। अब जो हमारा प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। अभी तक आपने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले पढ़ा लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, रिकॉल कर लीजिए एक बार। लाइफ प्रोसेसेस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रिशन होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और रेस्पिरेशन होते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या हुआ जान लिए। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, फोटोट्रॉफिक एंड कीमोट्रॉफिक। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फोटोट्रॉफिक में होता है एक प्रोसेस जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस में आपको ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रख लेना है। और अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो आप फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इस रिएक्शन में आपको क्या देखना है, आप पहले देखेंगे कि जो वो लोग इनऑर्गेनिक जो प्लांट्स होते हैं, वो मैंने बताया था कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। मैंने आपको बताया था किसमें वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। तो आप इस रिएक्शन में वही पाएंगे कि हाँ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, वो 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यानी H2 यानी वाटर के साथ जुड़ रहे हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या बना रहे हैं, C6H12O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, जो कि फूड है, जो कि फूड है और प्लांट का। ग्लूकोज बन गया, उनका जो मेन मोटो था वो हो गया, खाना बन गया। उसके बाद बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में थोड़ा वाटर भी बनेगा, 6H2O, वाटर भी रिलीज होता है। तो आप इस रिएक्शन को याद रख लीजिए, और आप इस रिएक्शन से पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाया क्या क्या, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6, ग्लूकोज बन गया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन गया, एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गया। अब ये इनका फूड है, ये ग्लूकोज इनका फूड है, और ये दोनों क्या है, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट यानी कि जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, प्लांट के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको पता है यही जो ऑक्सीजन निकलता है प्लांट से, इसको हम अपने लिए यूज करते हैं, और इसके बिना हम नहीं रह सकते, जो कि है ऑक्सीजन। तो हमारे लिए जो प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब आपको देखना है कि आखिर होता क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। मैंने तो बता दिया रिएक्शन के थ्रू, लेकिन आपको एनसीईआरटी में कुछ लाइन्स गिवन है, उसको भी जान लेना है। पहले तो क्या होता है, पहला पॉइंट ये है, एब्जॉर्प्शन सनलाइट बाय क्लोरोफिल, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हो रहा है, और इसको कर कौन रहा है, क्लोरोफिल। तो आपको जान लेना है क्लोरोफिल आखिर होता क्या है। प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसे बोलते हैं प्लास्टिड।
प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसी पिगमेंट की वजह से कोई भी प्लांट ग्रीन दिखाई देता है। यानी कि ये उन्हीं प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो कि ग्रीन है, यानी कि जिनके पास क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हीं में केवल फोटोसिंथेसिस होता है। तो पहले क्या करेगा, जो क्लोरोफिल है, रेड कर लेते हैं, ये हमारा कोई एक लीफ है, एक लीफ बना दे रहे हैं, ये हमारा कोई एक लीफ है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे सन है, यहाँ पे जो सन की लाइट पड़ेगी तो ये जो क्लोरोफिल है ये इसे अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो कौन अब्सॉर्ब करेगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसलिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लिया, पहला जो हमारा स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, और जो सेकेंड स्टेप है वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy and splitting water, that means H2O। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वाटर का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले प्रोसेस में उसने क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये जो लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया था उसको अब इसे कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो वाटर ये लेता है प्लांट एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में, इसको ये तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा और क्या क्या बनाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बन जाएगा तो हमें देखना है तीसरे प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। मेन प्रोसेस तो एंड में हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज यहीं पे बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बन रहा है। तो दो प्रोसेस आप इन लोगों ने समझ लिया। पहले तो उसे क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब हो गया, ओके, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये भी हो गया सेकंड प्रोसेस में। और ये H2O को H और O में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये हो गया। अब तीसरे प्रोसेस में मैंने बताया था वो दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। पहला था वो हमारा था कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा था हमारा वाटर था। वाटर का हम लोगों ने यहाँ क्या ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया। अब आप जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा है उसका क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। अब रिडक्शन क्या होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल से कार्बन जुड़ता है, कार्बन का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन जुड़ेगा तो वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे हमारा जो फूड है वो प्रिपेयर हो गया है, और जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये हम लोगों ने देख लिया था कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस, और अगर आप कुछ अदर प्लांट्स होते हैं जो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। हम एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ें उससे पहले हमको प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो
और वाटर रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? आखिर इसमें कोई सिस्टम होगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स का आपको इसी प्रोसेस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के साथ ही दिया है, तो हम साथ में ही पढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है, तो ये सब कहाँ से हो रहा है? इसके लिए आपको जानना है गार्ड सेल के बारे में। आपका ये लीफ है, लीफ में छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, ये छोटे पोर्स हैं। अब मैं इसी एक पोर को थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। ये थोड़ा एक पोर है, वो तो छोटे हैं बट मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से ही कोई भी प्लांट वाटर लेता है, वाटर लेता नहीं है, वाटर तो रूट से लेता है, लेकिन वाटर रिलीज यहीं से करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये सब जो गैसियस एक्सचेंज होता है, और साथ में जो वाटर का यहाँ से रिलीज होता है, यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो होता है, ये इन्हीं स्टोमेटा से होता है, इन्हीं स्मॉल टाइनी पोर से इन्हीं से होता है। तो ये स्टोमेटा आखिर करता क्या है, इसमें होता क्या है, आपको ये जानना होगा कि स्टोमेटा जो होता है, आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अच्छे से बना के दिखा दें, तो स्टोमेटा में कुछ इस प्रकार की बीन शेप की गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। ये कुछ हमारे इन दोनों को बोलेंगे गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और जब स्टोमेटा खुलता है तब गैसेस एक्सचेंज होगा, बंद हो जाएगा तो नहीं होगा। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कंट्रोल करता है? हमारा गार्ड सेल। ये जो साइड साइड की सेल्स दिख रही हैं, ये सेल्स दिख रही हैं, ये हमारी गार्ड सेल्स हैं। अब जब स्टोमेटा को ओपन करना होता है तो क्या होता है? जब स्टोमेटा को ओपन करना होता है तो इसमें वाटर इंटर करेगा, चाहे वाटर चाहे कोई गैस इंटर करेगा। तो ये पहले जो स्टोमेटा कैसी एकदम पिचकी सी होती है, यहाँ बना लेना, यहाँ स्टोमेटा एकदम ऐसे पतली सी पचकी सी होती रहती है, ये बिल्कुल पतली रहती है, आपस में जुड़ी नहीं सटी रहती है, तो कोई भी पोर ओपन नहीं रहता है, तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जब गैसेस एक्सचेंज होना रहता है तब इस गार्ड सेल्स में गैसेस इंटर करती हैं। अगर वाटर को जाना है, वाटर यहाँ वाटर इंटर करेंगे और ये स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं ये स्वेल कर जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे। अब ये बीन शेप की है, जब फूलेंगी तो ये थोड़ी दूर जाएंगी। ये जहाँ ये स्वेल करने के बाद का स्ट्रक्चर, आफ्टर स्वेलिंग, स्वेल करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का शेप ले लेंगे, तो इनके बीच में एक पोर बन जाएगा। ये रहा इसका पोर, ये पोर बन गया। अब इसी पोर में से कोई भी गैस लेना है अंदर और कोई भी गैस को बाहर छोड़ना है, तो इसी पोर से ये होता है। अब स्टोमेटा कब ओपन होगा? इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है, और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से इसको वाटर को भी लॉस करना होता है। जब इसको लॉस करने की जरूरत होती है या गेन करने की जरूरत होती है तो ये खुल जाता है, वरना ये हमेशा बंद रहता है। हमेशा ये बंद रहता है, ये दिन के टाइम में भी ओपन हो सकता है और रात के टाइम में भी, जैसा कंडीशन हो। तो यहाँ पे दिन के टाइम में मेनली ओपन रहता है सारे प्लांट्स का, क्योंकि इन्हें दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कुछ गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ गैसेस को उनको एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो यहाँ पे ये दिन के टाइम में ओपन रहता है। लेकिन कुछ ज़ीरोफाइट्स होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स जो डिजर्ट में पाए जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं डिजर्ट में, वहां पे पानी की बहुत कमी होती है, तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो हमारे पास पानी है वो लॉस ना हो। अगर वो दिन में ओपन होंगे, स्टोमेटा अगर दिन में ओपन हुआ तो उसका जो पानी है वो लॉस हो जाएगा। इसलिए जो क्या करता है वहां पे ज़ीरोफाइट जो होते हैं वो पहले वो वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रात में स्टोमेटा को ओपन करेंगे, ले लेंगे। क्योंकि रात में धूप नहीं रहती है तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। रात में वो ले लेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इकट्ठा करके रख लेंगे। अब सुबह जब दिन में जब उस पर सनलाइट पड़ेगी, उसको सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे,
स्टोमेटा को ओपन करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं और वो लोग कर लेंगे फोटोसिंथेसिस। इसकी वजह से उनका जो वाटर है वो लॉस नहीं होता है, तो वहां पे ऐसे होता है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या करेंगी, ओपन हो जाएंगी और जो भी गैसेस एक्सचेंज होना रहता है वो हो जाएगा। लेकिन जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें, यानी कि जो डिजल प्लांट्स होते हैं उनमें, ये गॉड सेल्स यानी कि स्टोमेटा रात में ओपन होता है, क्योंकि वो रात में गैसेस एक्सचेंज करती हैं जिससे वो वाटर को लॉस ना करें, वाटर लॉस ना करें। तो ये गार्ड सेल जो होती है वो स्वेल करेंगी तो ये पोर ओपन हो जाएगा और यहाँ से गैस एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसे होता है किसी भी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कह सकते, गैसेस एक्सचेंज, जो कि न्यूट्रिशन से ही संबंधित है। अगर गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया प्लांट्स का। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसका मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया और समझा भी दिया कि क्या होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और वो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये इनका फीचर है। और इसलिए जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं एनिमल्स, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हम लोग भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अगर कोई डियर है तो वो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड रहता है, अगर कोई लॉयन है तो वो फूड के लिए एनिमल पे डिपेंड रहता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम दोनों, प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए, दोनों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो हम अपना फूड को ऑब्टेन करने का तरीका हमारा अलग अलग है, लेकिन फूड हम दूसरे पर डिपेंड है, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है और फूड का जो मेन मोटो है वो है एनर्जी। हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं अलग अलग वे में। जैसे कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। आप कहीं से भी शुरू करिए, कहीं से भी बना के खत्म कर दीजिए, हमारा अमीबा बन जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर शेप नहीं होता है, इसका शेप चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉपर शेप नहीं देना है इसको। और आपको ध्यान रखना है कि जो अमीबा होता है इसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया मीन्स क्या होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ ज्यादा ही कुछ इसी प्रकार से एक्सटेंशन होता है इनके मेम्ब्रेन का, इन एक्सटेंशंस को बोलते हैं। ये निकला निकला वाला पार्ट है ना, सीडोपोडिया होता है। तो इनका न्यूट्रिशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हमारा जो न्यूट्रिशन करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये न्यूट्रिशन करने के लिए इनका कोई शेप नहीं है। बाय द वे, अगर यहाँ पे इनको फूड पार्टिकल यहाँ पे दिख गया, अगर ये इनका फूड पार्टिकल दिख गया यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, अपनी इस सीडोपोडिया को इसके अराउंड लेके आएंगे और यहाँ पे इसको कवर कर लेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल था, अब ये फूड पार्टिकल को ऐसे घेर लेगा चारों तरफ से। ये इसका क्या है, फूड है। अब ये इसको सराउंड कर लिया, उसके बाद इसको कन्वर्ट, इसको अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा और ये फोल्डिंग बन जाएगी, ये हमारा बन जाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन गया हमारा फूड वैक्यूल। अब हमारा जब फूड वैक्यूल बन गया तो इसको डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको ये अपने सेल से बाहर स्क्रीट आउट कर देगा, अपने सेल से बाहर स्क्रीट आउट कर देगा क्रिएटिव प्रोडक्ट को। तो अमीबा में आप देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जो एक सिंगल सेल है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, एक ही सेल है यहाँ पे और ये सारी साइड से इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो ये बहुत इजीली न्यूट्रिशन कर ले रहा है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे शरीर में न जाने कितने करोड़ों सेल्स हैं, न जाने कितने करोड़ सेल्स हैं, क्योंकि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। बस अपना हम ही नहीं बल्कि एनिमल्स जैसे कि लॉयन हो गए, डियर हो गए, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो उनमें न्यूट्रिशन का तरीका इन लोगों से थोड़ा अलग होता है।
पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में डिफरेंस है। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो उसमें न्यूट्रिशन करने के लिए अगर पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं थोड़ा नॉर्मली ऐसे बना दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है। लेकिन आप अमीबा भी देख रहे थे, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। अगर फूड यहाँ है तो यहाँ से कवर कर लेगा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ से कवर कर लेगा। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। पैरामीशियम में एक ही जगह से वो फूड को इंजेस्ट करेगा और एक ही जगह से फूड को एक्सक्रीट आउट करेगा। पैरामीशियम का आप ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से वो लोग फूड को इंटर कराते हैं और पैरामीशियम के सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे सीलिया पाया जाता है। ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं सीलिया। और आपको ये भी ध्यान रखना, जो पैरामीशियम होते हैं उसमें एक यूनिक फीचर होता है कि इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस। जो बड़ा न्यूक्लियस उसे बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस एंड जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। अब ये जो एक स्पेसिफिक स्पॉट है, इसी से फूड इंटर करेगा और यहाँ पे स्पेसिफिक स्पॉट होगा जहां से फूड एग्जिट करेगा। तो अब एक अगर आप देखें तो ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन यहाँ फूड को इंजेस्ट और यहाँ पे फूड को इंजेस्ट और एक्सक्रीट आउट करने का, यानी कि आप बोलते हैं न्यूट्रिशन करने का तरीका अलग अलग है। उसी प्रकार अगर हम अपनी बात करें, अमीबा देख लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, लेकिन तरीका अलग अलग है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा भी तरीका जो होता है वो अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अभी तो हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स का देखा, अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा, उसमें अलग अलग टाइप से न्यूट्रिशन हो रहा था। अब एनिमल्स यानी कि मेनली जो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, और हमारी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि जो मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि लायन हो गया, डियर हो गया, तो उनमें भी कुछ इसी प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जैसे कि हम में होता है। तो हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के लिए एक लंबी हॉलो ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसी पूरे ट्यूब में हमारा फूड जो है वो, हम फूड को पहले बताते हैं, हम पूरे फूड को स्वेलो करते हैं, पूरे फूड को निगल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो फूड को बाहर, अपने बॉडी के बाहर ही यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको ब्रेक डाउन करके उसे बस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारी बॉडी में, हम पूरे फूड को स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में ही डाइजेशन होता है। उसके लिए एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल, इसी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसी एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा फूड होता है वो पास आउट होता है और उसी में इसका डाइजेशन होता है। लेकिन फूड के डाइजेशन में कुछ ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं, या फिर आप कुछ कह सकते हैं कुछ ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं, और उन्हें हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से अटैच्ड होते हैं, लेकिन इनमें से फूड पास नहीं होता है। फूड केवल एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, इनमें फूड एंट्री नहीं करता है, ये केवल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा माउथ, फूड पाइप दैट इज ऑइसोफेगस, फूड पाइप इसी को बोलते हैं आइसोफेगस। अब फूड पाइप के बाद हमारा स्टमक आ जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया,
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा आ गया एनस, जहाँ से हमारा डाइजेशन के बाद क्रिएशन होता है, जहाँ से हम फूड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। अगर हम एसोसिएटेड ऑर्गन्स की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं लेकिन उनसे फूड पास नहीं होता है, तो इनमें ढेर सारे ऑर्गन आ जाएंगे। जैसे कि हो गया हमारा पहला लीवर हो गया, हमारा हो गया लीवर के बाद पैनक्रियाज हो गया। ये लीवर और पैनक्रियाज मेनली आते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स में, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब हम बारी बारी से इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन के डाइजेशन, फूड का डाइजेशन करने के लिए ह्यूमन में जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, और जो कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं वो उस पे अपना एंजाइम्स वगैरह सिक्रेशन उस पे डालते हैं, जिससे फूड डायरेक्टली हमारा जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हम इस फिगर की मदद से पूरे डाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। मैंने एक रफली फिगर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा माउथ वाला पोर्शन है, इसे आप बकल कैविटी भी कहते हैं। ये है हमारा माउथ, और ये आपको यहाँ पे दिखेगा ये फूड पाइप जिसे बोलते हैं ऑइसोफेगस, ये वाला फूड पाइप है जिसे आप बोलते हैं आइसोफेगस, और ये हमारा है स्टमक। पहले आप सारे ऑर्गन्स को लोकेट कर लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। और ये है हमारा लीवर, यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज, और ये बाहर लार्ज इंटेस्टाइन है और अंदर साइड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा हो गया, और जहाँ पे ये हमारा सिक्रेशन एक्सक्रेशन होगा यहाँ से, इसे बोलते हैं एनस। तो ये हमारा जो बेसिक हम लोगों ने इसको क्या लोकेट कर लिया, कौन सा ऑर्गन कहाँ है। अब आपको देखना है कि आखिर फूड डाइजेस्ट होता कैसे है। अगर हम कोई भी फूड लेते हैं अपने मुंह में स्वेलो, उसको हम लोग मुंह में लिए, अपने दांतों से उसको क्रश किए, तो दांतों से क्रश किए तो वहां पे भी डाइजेशन हुआ, क्योंकि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम फूड को दांतों के द्वारा उसको तोड़ रहे हैं तो वो भी डाइजेशन ही होगा, और इसे बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ में क्या क्या होता है आप जान लीजिए। माउथ में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन बाय crushing the food by our teeth। यहाँ पे आपका जो फूड है उसको हम लोगों ने अपने दांतों से ब्रेक डाउन करा, थोड़ा थोड़ा पार्ट में तोड़ दिया, तो अब आपका फूड तोड़ दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे माउथ के साइड में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे इस बकल कैविटी की साइड में 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, 3 इधर होंगे और 3 इधर। तो ये क्या करेंगे, सलेवरी ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सेक्रेट करेंगे, और इस सलेवरी ग्लैंड में तो इससे सेक्रेट होता है सलाइवा सेक्रेट होता है। हम सलाइवा को सलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं, और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। तो आपको ध्यान देना है, पहला तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। अब दूसरा क्या है, माउथ में होता है सलेवरी ग्लैंड, ये क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा को हम लोग और क्या बोलते हैं, सलेवरी अमाइलेज अब ये सलेवरी अमाइलेज करता है केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, जो हम लोगों ने खाना खाया है इसको हमारा जो टंग है वो इस सलाइवा से मिक्स कर देगा। जब हम खाना खाते हैं और उसको चबाते रहते हैं तो हमारा जो टंग है वो मूव करता रहता है और हमारे फूड को सलाइवा से मिक्स करता रहता है। जब फूड प्रॉपरली सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो सलाइवा क्या करता है, उस फूड के
अंदर जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, यानी कि लार्ज शुगर फॉर्म जो है उसको ब्रेक डाउन करेगा और बनाएगा सिंपल शुगर। ये सलेवरी एमाइलेज क्या करता है, लार्ज शुगर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल में। आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल, यहाँ कॉम्प्लेक्स को ही तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर, और बनाएगा क्या, सिंपल शुगर। तो यहाँ पे आप केमिकल के थ्रू डाइजेशन कर रहे हैं, तो ये केमिकल डाइजेशन हो गया। हमारे माउथ में 2 टाइप्स की डाइजेशन हो गई। पहले तो मैकेनिकल डाइजेशन जो कि हमारा टीथ कर रहा है, और दूसरा क्या, सलेवरी एमाइलेज की हेल्प से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम केमिकल डाइजेशन, जो कि केमिकल के थ्रू हो रहा है। जो हमारा माउथ हो गया, हमारा जो डाइजेशन है इतना, हमारा जो फूड है इतना माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर करता है। आपको फूड पाइप यानी कि ऑइसोफेगस में आपको एक बात समझ लेना है कि ऑइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ऑइसोफेगस में फूड को आगे भेजने के लिए एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मींस जैसे अगर कोई पाइप है, अगर आप उसको पीछे से प्रेस करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस आगे निकलेगा। यहाँ पे जो ये फूड पाइप है ये सिकुड़ती रहती है, रिलैक्स होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, जिससे फूड आगे चला जाए, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे ऑइसोफेगस में होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब उसके बाद जो हमारा फूड है वो इंटर करेगा स्टमक में। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, पहला था हमारा माउथ, दूसरा था हमारा ऑइसोफेगस, तीसरा आ गया हमारा स्टमक। अब स्टमक जो है इसमें डाइजेशन करने के लिए फूड के यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी सेल्स होती हैं। यहाँ हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में ढेर सारी सेल्स होती हैं। ये कुछ ऐसी सेल्स होती हैं और इनसे ये सेक्रेट करती हैं कुछ एंजाइम्स, जिससे हमारे फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। हमारे ये जो क्या है, ये इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक सेल्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल दीजिए आप, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्योंकि जिस भी सेल से या टिश्यू से या ऑर्गन से कुछ भी सेक्रेट होता है वहां पे लोग ग्लैंड का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ से भी सेक्रेशन हो रहा है किसी प्रोटीन का, एंजाइम का, कुछ भी किसी चीज का, केमिकल्स का, तो इसे बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक, आपको पूरा सीक्वेंस याद रखना है कि कैसे हमारा डाइजेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या करेगा ये, रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस नामक केमिकल रिलीज करेगा। इसमें ढेर सारे गैस्ट्रिक जूस ये रिलीज करेगा। और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें आती हैं। पहला पेप्सिन, HCl जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा है हमारा म्यूकस। ये 3 चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में। तो जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में से ये 3 चीजें पेप्सिन, HCl और म्यूकस रिलीज हुई हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जो पेप्सिन होता है ये फूड पर तभी वर्क करता है जब एसिडिक मीडियम हो, यानी कि वो जो पेप्सिन है ये भोजन को तभी पचाएगा जब यहाँ पे भोजन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो, यानी कि एसिडिक हो। तो यहाँ पे अभी जो फूड आया है वो न्यूट्रल है, वो एसिडिक नहीं है, यहाँ पे एसिड नहीं है फूड के अंदर। तो जो HCl रहता है वो क्या करता है, इस फूड को एसिडिक बनाता है, मेक्स द फूड एसिडिक टू वर्कड बाय पेप्सिन। पेप्सिन एक कंडीशन देता है कि जब तक ये फूड एसिडिक मीडियम में नहीं रहेगा मैं इसको डाइजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये HCl क्या करेगा, उस फूड को एसिडिक बनाएगा।
एसिडिक बनाएगा, और ये पेप्सिन तब क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन यहाँ फूड को डाइजेस्ट करेगा, और ये पेप्सिन जो फूड को डाइजेस्ट करेगा तो इसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। एसिडिक मीडियम जब से मिल जाएगा HCl के थ्रू, तो ये क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। अब म्यूकस भी कुछ इसका फंक्शन होता है, आप जान लीजिए। अगर HCl जो है बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल्स को रिलीज करता है, बहुत ज्यादा हार्ड एंजाइम्स को रिलीज करता है, तो इससे हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है इसको कोई इफेक्ट ना पहुंचे, इसलिए ये म्यूकस सेल्स जो होती हैं इसको प्रोटेक्ट करती हैं, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द inner lining of stomach from HCl। ये HCl से स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये हमारे स्टमक में इतना डाइजेशन हो जाता है। अब जो फूड है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सेमी लिक्विड बन गया है। यहाँ से जो फूड आया था, यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद ये सेमी सॉलिड था, और इसको बोलते हैं बोलस। लेकिन यहाँ पे जो फूड आएगा ये सेमी लिक्विड बन चुका है, और इसको बोलते हैं काइम। जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है इसको वो बोलते हैं काइम। अगर आपको कहीं भी काइम टर्म दिखता है तो आप समझ जाइए काइम टर्म उस फूड की बात कर रहा है जो कि स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे काइम डाइजेस्ट जो हो गया फूड, ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया जो हमारे माउथ में डाइजेशन होता है, और इसोफेगस में होता है, स्टमक में होता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब ये हमारा जो काइम है ये इंटर करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो यहाँ पे भी कुछ डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन समझने के लिए पहले इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। हम लोगों ने माउथ पढ़ लिया, स्टमक भी पढ़ लिया, अब हमें आगे के पढ़ने के लिए इसको रीड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर करेगा वो सेमी लिक्विड रहता है, इसको हम लोग काइम कहते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटर करेगा तो लीवर और पेनिक्रियास जो होंगे ये अपने सेक्रेशन को भेजेंगे, जिससे वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। अब पहले हमारा आएगा लीवर। ये सिक्रेट करता है बाइल जूस। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, और यहाँ पे आपको पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को इकट्ठा करके रखता है। बाइल को हिंदी में कहते हैं पित्त, और अगर गॉल ब्लैडर को इकट्ठा करके रख रहा है इसको बोलेंगे पित्त की थैली। तो यहाँ पे ये पित्त की थैली है, और लीवर हमारा क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। ये हमारा बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है। अब जो लीवर है वो फूड पर तभी वर्क करेगा जब फूड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अभी जो हमारा काइम है वो एसिडिक है, क्योंकि उस पे HCl ने अपना वर्क किया है। तो जो हमारे लीवर का बाइल जूस होता है वो फूड को क्या बेसिक मीडियम बनाता है, यानी कि न्यूट्रल कर देता है। ये कन्वर्ट कर देता है एसिडिक फूड को न्यूट्रल में, ये न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर ये न्यूट्रल में ना कन्वर्ट करे तो जो पेनिक्रियास से सिक्रेशन निकल के आएगा वो इस पर वर्क नहीं कर पाएगा, तो ये इसको न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देता है। और पेनिक्रियास का फंक्शन क्या है, पेनिक्रियास पेनिक्रियास से भी कुछ सेक्रेशन रिलीजेस होते हैं, पेनिक्रियास से भी कुछ मेन सेक्रेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी पेनिक्रियाटिक ग्लैंड्स होती हैं, हमारा जो पेनिक्रियास है उससे पेनिक्रियाटिक ग्लैंड होती हैं। अब पेनिक्रियाटिक ग्लैंड में तो पेनिक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करेंगी, पैनक्रियाटिक जूस। ये भी एक
हमको केमिकल देंगी और इसमें एंजाइम्स होंगे ढेर सारे जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अब जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लेकिन अभी उस पर फंक्शन हो रहा है लीवर की बाइल जूस का और पैनिक्रियास के पैनिक्रियाटिक जूस का। पैनिक्रियाटिक जूस में दो चीजें होती हैं, पहला है ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन, और दूसरा है हमारा, जो हमारा दूसरा है वो है लाइपेज। जो हमारे पैनिक्रियास के सेल्स होंगे उन्हें बोलेंगे पैनिक्रियाटिक सेल्स। अगर ये सिक्रेशन कर रही है तो ग्लैंड कही जाएंगी। पैनिक्रियाटिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगी, पैनिक्रियाटिक जूस। इसमें दो चीजें आएंगी, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे वो क्या क्या सिक्रेट कर रहे थे, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। जो पेप्सिन था वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, लेकिन ये प्रोटीन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करता है, ये थोड़े ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर पाता है। और जो ट्राइप्सिन होता है ये भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। क्योंकि जो मैंने बताया था स्टमक में ही पूरा डाइजेशन नहीं होता है, बस ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं बना देते। यहाँ पे पैनिक्रियाट से जो हमारा ट्राइप्सिन होगा वो भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। और जो दूसरा लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। यानी कि क्या, लार्ज फैट ग्लोब्यूल, जो बड़े बड़े, अभी तक फैट पे कोई भी वर्क नहीं किया था, तो जो फैट का जो बड़ा बड़ा लार्ज ग्लोब्यूल है वो इतना बड़ा बड़ा होता है कि उस पर कोई भी एंजाइम वर्क ना कर पाए। तो इसको तोड़ने के लिए हमारा जो होता है वो लाइपेज होता है। ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल को सिंपल फैट में चेंज कर देता है। लेकिन अभी इसको सिंपलर फॉर्म में एकदम नहीं तोड़ा है, ये बस इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा, लेकिन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ा है। जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बना होता है, तो अभी ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ तक हमारे पेनिक्रियास और लीवर का काम खत्म हो गया। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब बात आती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट है जहां एकदम लास्ट में हमारा डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। अब ये इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रेट होता है ये प्रोटीन को एकदम फाइनल ब्रेक डाउन करेगा और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा अमाइनो एसिड में, फैट को ब्रेक करेगा, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, और जो हमारा तीसरा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसको सिंपल ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ग्लूकोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कंपोनेंट थे, हमारे फैट था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, ये अपन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेशन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब बात आई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाने से पहले हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो जाता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती है, इनको बोलते हैं वियलाई, और ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, क्या करती है विलाई, जो करती है सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। अब सरफेस एरिया को बढ़ा क्यों रही है, ऐसा कोई रीजन होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड है वो पूरा डाइजेस्ट हो गया है।
पूरा डाइजेस्ट हो गया है तब इसको हमें एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना होगा जिससे वो सारे सेल्स तक पहुंच जाए। तो इसको यहाँ से एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर्स में ये वियलाई होती है, इनके अंदर पूरा ब्लड वेसल का कनेक्शन होता है, यहाँ ब्लड वेसल का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये वियलाई क्या करती है, उन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस ब्लड वेसल के थ्रू उसको ब्लड में डाल देती है और जो ब्लड है वो फाइनली उन डाइजेस्टेड फूड को हमारे सेल्स तक पहुंचा देता है जहाँ पे एनर्जी बनता है। तो ये हमारे वियलाई का फंक्शन है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अब बचा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी रोल नहीं है डाइजेशन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा वो डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं करता है। अब यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो फीकल मटेरियल बच गया है अनडाइजेस्टेड फूड वो क्या होगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वाटर्स भी जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। जो साइड साइड लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर्स इसमें भी जाएंगे और वो अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब। अब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम लास्ट वाले सिरे में आएगा। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं रेक्टम और यहीं पे हमारा फीकल मटेरियल कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। उसके बाद जब इसको कम आउट होना होता है तो ये एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक ड्यूरेशन पे ये एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है और हमारा जो फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो हमारा जो फूड है वो माउथ से एंटर करता है और एनस भी खत्म हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनस जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिकल डाइजेशन होगा, केमिकल डाइजेशन होगा। और आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे लंबा पार्ट होने के बाद भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका ये डायमीटर जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। ये बहुत लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ये ज्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर कम होने के नाते इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वरना इसका जो लेंथ होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका लेंथ कम से कम 5 से 6.5 मीटर के लगभग में होता है और ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड रहता है, बहुत ही मुड़ा हुआ रखा रहता है। होप करते हैं आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। अगले ही पार्ट में हम लोग समझेंगे और सारे लाइफ प्रोसेस जो कि आपके चैप्टर में गिवन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन मिस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।